कितना मुश्किल जाता है नए लोगों को नाटक सिखाना, उनको उस नाटक के अनुरूप ढालना? दरअसल देखिए, बड़े शहरों में तो आपको तैयार कलाकार मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ रोज नाटक होते हैं। लेकिन ऐसे इलाके में जहाँ गांव की जनता जानती ही ना हो कि आधुनिक नाटक क्या होते हैं। हम देख रहे हैं कि पश्चिमी नाट्यकारों का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। कौन सा ऐसा पश्चिमी नाटक है जिसने आपको ज़्यादा प्रभावित किया है? जॉन ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग का एक नाटक है फादर, और एक नाटक है फेद्रा जो फ्रेंच लेखक रासीन, जियां रासीन का नाटक है। और सोफोक्लीज एक ग्रीक नाटककार थे जो ईसा से 200 साल पहले पैदा हुए थे। उनके नाटक इडिपस में इडिपस की भूमिका भी मैंने निभाई है। नाटककार के तौर पर अगर आपकी पृष्ठभूमि को हम देखें तो अब तक आपने कितने नाटकों का मंचन किया है, संचालन किया है, निर्देशन किया है? मैंने प्रोफेशनल लेवल पर 500 से ऊपर नाटकों में अभिनय किया है पूरे हिंदुस्तान में, और 400 से ऊपर नाटकों का निर्देशन किया है। और जो वर्कशॉप में मैं आया हूँ, ऐसे लगभग 150 वर्कशॉप मैंने पूरे हिंदुस्तान में किए, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक। भारत में रंगमंच की जो है स्थिति काफ़ी खराब मानी जाती है, आपको क्या लगता है? भारत में रंगमंच की स्थिति इसलिए खराब तो नहीं है। आप गांव देहात में जाइए, रामलीला होती है, भागवत कथा होती है, और नौटंकी होती है, स्वांग होता है। लेकिन जो आधुनिक रंगमंच है वो शहरों में होता है। भारत में ऐसे कौन से नाटककार रहा है जिन्होंने आपको काफ़ी प्रभावित किया हो? गिरीश कर्नाड और मोहन राकेश और बादल सरकार। लास्ट टाइम आपका किस तरह का नाटकीय मंचन रहा है जो काफ़ी प्रभावशील रहा है लोगों पर? मेरे 2 नाटक अभी भी पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। एक है नट सम्राट और दूसरा है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जो इस समय टीवी के पहले पर्दे पर देखने मिल जाते हैं, जो आपके क्लास से निकले हो या आपके नाटकीय विद्यालय से निकले हो? अनुपम खेर ने जब अपना एक्टिंग स्कूल शुरू किया, एन एक्टर्स प्रिपेयर, तो 2005 में मैं उसका पहला प्रिंसिपल बन के बॉम्बे गया था। और उस इंस्टीट्यूट से निकली हुई हैं दीपिका पादुकोणे और महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट। जिनके प्रयासों से आप बालाघाट तक पहुंचे हैं। आईएएस मुकेश मेश्राम जिनके स्कूल में आज ये नाटक हो रहा है, उनके बारे में 2 शब्द बताएंगे? मुकेश जी जो हैं बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हैं, और उनका एक सपना है कि बोरी गांव जहां वो पढ़े हैं, और वो बाद में भोपाल में एमएससीटी से इंजीनियरिंग की उन्होंने, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में रहे और फिर यूपी काडर में गए। उनकी कोशिश है कि ये प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन एक ऐसा रूप ले जहां ये एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रतिष्ठान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाए। यहाँ रेगुलर नाटक हो, चित्रकला प्रदर्शनी हो, नृत्य के कार्यक्रम हो, बच्चे पढ़े लिखे यहाँ के और फ्री में एजुकेशन दें। इस तरह का एक बहुत बड़ा सपना है मुकेश मेश्राम जी। आलोक चटर्जी जो कि एनएचडी से यहाँ पर पहुँचे हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पहला सवाल मेरा, बालाघाट जैसे ज़िले को आपने चुना है, क्या वजह थी इसका यहाँ पे नाटक का मंचन करने का? आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम कर रही है, और ये पहला कार्यक्रम है जनजातीय प्रथा के ऊपर कि जनजातीय में कौन लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। हम लोग बहुत से नाम जानते हैं, दुर्गावती जी, लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, लेकिन हम लोग अपने खुद की जनजातियों के बारे में कम जानते हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने प्रयास किया है कि दूर दराज के ऐसे इलाके जहां नाटक होते ही नहीं, लेकिन जहां की एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है, वहां पर जाकर नाटक तैयार करवाएं और उन प्रस्तुतियों को वहां के लोगों के सामने दिखाएं, ताकि हम अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक वैभव से भी परिचित हो सकें। उस उपलक्ष्य में ये 1 महीने की प्रस्तुति पर कार्यशाला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली और प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुई है, और मैं अपने आप को बहुत ईश्वर का आभारी मानता हूं कि मुझे यहाँ आके काम करने का अवसर मिला। हालांकि मैं 1982 से बालाघाट आ रहा हूँ, लगातार 1982 से मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। नूतन कला निकेतन में मेरे बहुत शो हुए हैं, और स्कूल में आकर इन छोटे बच्चों के साथ काम करके, और यहाँ का पूरा स्टाफ या वो टीचर्स जो हमारे साथ इस प्रस्तुति में जुड़े हुए हैं, इन सब का एक सक्रिय सहयोग रहा है। और मेरे साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 2 लोग और आए हैं। जो स्टेज क्राफ्ट है, डिज़ाइन है, वो पुनीत त्रिवेदी जी का है, और जो संगीत का पक्ष है वो हीरा लाल मानिकपुरी जी का है, हीरामन मानिकपुरी जी का है। और ये दोनों भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही स्नातक हैं।
मेरे जूनियर हैं लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही ग्रेजुएट हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नाटक में आपने जिन लोगों का जो पात्र है उनका आपने चयन किया है वे काफ़ी नए हैं। कितना मुश्किल जाता है नए लोगों को नाटक सिखाना, उनको उस नाटक के अनुरूप ढालना? दरअसल देखिए, बड़े शहरों में तो आपको तैयार कलाकार मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ रोज़ नाटक होते हैं, ऑडिटोरियम होता है, लाइट होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। लेकिन ऐसे इलाके में जहाँ गांव की जनता जानती ही ना हो कि आधुनिक नाटक क्या होते हैं, वो शायद सिर्फ नुक्कड़ नाटकों के बारे में जानते होंगे या शिक्षा संबंधी कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानते होंगे। ऐसे में नए लोग के साथ काम करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नए लोग ही आपको नया परिणाम भी देते हैं बेहतर। और मैं अपने आप को कुम्हार मानता हूँ कि कुम्हार जैसे मिट्टी को गोड़ता है, उसी से वो सारे बर्तन बना लेता है और उसको एक खूबसूरत रूप देकर प्रस्तुत करता है। वीर विप्लवी आपने नाटक का शीर्षक दिया है, क्या है इसके मायने, किस तरह के इतिहास को यह रूबरू कराता है? वीर विप्लवी नाटक का लेखन स्वर्गीय सुनील मिश्रा जी ने किया है और जो गोंड राजा थे, दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इनके ऊपर ये नाटक है जिनको 1858 में अंग्रेज़ों ने धोखे से पकड़कर, जो अभी जबलपुर में वन विभाग का ऑफिस है, वहाँ तोपों से उड़ा दिया था। और उस समय लेफ्टिनेंट क्लार्क और कमांडर ब्राउन थे यहाँ पर, उन्होंने ये पूरा काम किया था गोंडों के विरुद्ध। और वो कभी पकड़े नहीं जाते, लेकिन जैसा कि होता है घर का भेदी लंका ढाए, कुछ गद्दारों ने चंद सिक्कों और ज़मीन के लालच में भेद बता दिया और वो दोनों पकड़े गए। लेकिन उन्होंने अपनी जनता के लिए बहुत काम किया। और जनजातीय राजाओं में ये ऐसे राजा हैं, बाप बेटे काली के भक्त थे और काली जी के श्लोक और छंद पढ़कर अपनी जनता में उत्साह जगाते थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध में संघर्ष करने के लिए। तो ऐसे महापुरुषों के ऊपर नाटक करना, मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाके में आकर काम करना, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का निवासी होने का मैं एक वास्तविक कर्तव्य निभा रहा हूँ। अगर हम आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, आप एक बड़े नाटककार के तौर पर जाने जाते हैं। एनएसडी जैसे विद्यालय में आप पढ़े हैं, एनएसडी से आप निकले हैं, मध्य प्रदेश में भी आपने नाट्य विद्यालय में कई सालों तक सेवाएं दी है। इस बीच आप जिस तरह के नाटक वर्तमान में कर रहे हैं, अगर आपका मैं जानना चाहूँ रंगमंच से आपका जुड़ाव किस तरह का रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बेटे देहरादून में रहते थे और मेरी माँ देहरादून की हैं, तो मेरी माँ ने उनसे संगीत सीखा था। और मेरे पिताजी ग्वालियर के थे और वो 7वीं 8वीं क्लास में शेक्सपियर के नाटक अंग्रेज़ी में किया करते थे। तो मैं दमोह में पैदा हुआ, तो मुझे 5 साल की उम्र में दुर्गा पूजा के पंडाल में रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का पाठ करने के लिए माता पिता ने भेजा। तो मैं 5 साल की उम्र से नाटक कर रहा हूँ और स्कूल कॉलेज में भी करता था। उसके बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया और वहाँ से निकले हुए भी मुझे करीब 33 साल हो गए। 87 में मैं पास आउट हुआ हूँ वहाँ से। हम देख रहे हैं कि पश्चिमी नाट्यकारों का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। कौन सा ऐसा पश्चिमी नाटक है जिसने आपको ज़्यादा प्रभावित किया है? जॉन ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग का एक नाटक है फादर, और एक नाटक है फेद्रा जो फ्रेंच लेखक रासीन, जियां रासीन का नाटक है। और सोफोक्लीज एक ग्रीक नाटककार थे जो ईसा से 200 साल पहले पैदा हुए थे। उनके नाटक इडिपस में इडिपस की भूमिका भी मैंने निभाई है। तो विदेशी नाटक जो अच्छे हैं वो मैं करता हूँ। चेखव का नाटक मैंने किया है, 3 सिस्टर्स, चेरी का बगीचा इत्यादि। नाटककार के तौर पर अगर आपकी पृष्ठभूमि को हम देखें तो अब तक आपने कितने नाटकों का मंचन किया है, संचालन किया है, निर्देशन किया है? मैंने प्रोफेशनल लेवल पर 500 से ऊपर नाटकों में अभिनय किया है पूरे हिंदुस्तान में, और 400 से ऊपर नाटकों का निर्देशन किया है। और जो वर्कशॉप में मैं आया हूँ, ऐसे लगभग 150 वर्कशॉप मैंने पूरे हिंदुस्तान में किए, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक। भारत में रंगमंच की जो है स्थिति काफ़ी खराब मानी जाती है, आपको क्या लगता है? भारत में रंगमंच की स्थिति इसलिए खराब तो नहीं है। आप गांव देहात में जाइए, रामलीला होती है, भागवत कथा होती है और नौटंकी होती है, स्वांग होता है। लेकिन जो आधुनिक रंगमंच है वो शहरों में होता है। उसका कारण ये है कि आधुनिक रंगमंच के लिए आपको विश्व साहित्य, भारतीय साहित्य, कविता, पेंटिंग, इस सब का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके बिना आप नहीं कर सकते। तो जब व्यक्ति उतना शिक्षित हो जाता है तो करता है। रंगमंच में आप अगर कैरियर की बात करो, किस रूप में देखते हैं वर्तमान परिदृश्य में? मैं रंगमंच में ही हूँ शुरू से, और मैंने अपनी शादी, अपने बेटे की शादी और परिवार के सारे दायित्व रंगमंच से ही पैसा कमा कर किया है।
तो रंगमंच में पैसा है, लेकिन उनके लिए है जिनको काम आता है। जिनको काम नहीं आता उनके लिए तो दरअसल लोहार और प्लम्बर का काम भी नहीं है, रंगमंच क्या है। भारत में ऐसे कौन से नाटककार रहा है जिन्होंने आपको काफ़ी प्रभावित किया हो? गिरीश कर्नाड और मोहन राकेश और बादल सरकार। वर्तमान में आप जिस नाटक को करने जा रहे हैं और इसके लास्ट टाइम आपका किस तरह का नाटकीय मंचन रहा है जो काफ़ी प्रभावशील रहा है लोगों पर? मेरे 2 नाटक अभी भी पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। एक है नट सम्राट और दूसरा है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। इसके अलावा मेरा एक 1.5 घंटे का एकल अभिनय है, ऐसा ही होता है। ये 3 नाटक मेरे अभी चल रहे हैं और अभी राजस्थान करने जा रहा हूँ मैं इसको। अक्सर कहा जाता है कि हिंदी नाटक की जो है वर्तमान में इसकी कमी देखने मिल रही है नाटककारों की हिंदी नाटकों में। ये ऐसा क्यों देखने मिल रहा है वर्तमान प्रदेश? नहीं, ऐसा मोटे तौर पर लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। मध्य प्रदेश में ही जबलपुर, इंदौर, रीवा, भोपाल में 30-35 साल के ऐसे युवा रंगकर्मी हैं जिनके नए नाटक लिखे गए हैं, छपे गए हैं और खेले जा रहे हैं। आप आगे नाटककार के तौर पर क्या कुछ करना चाहेंगे? निर्देशन करना चाहेंगे क्या केवल नाटकीय कला ही सिखाएंगे आगे? मैं तो एक्टिंग टीचर हूँ, एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, सब काम एक साथ करता हूँ मैं। और मैं लाइटिंग भी कर लेता हूँ, मैं सब कर लेता हूँ। आप जानकारी मिली है कि आप मुंबई जैसे महानगर में भी कुछ समय तक किसी स्कूल में अपने नाट्य विद्यालय में सेवाएं दी। ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जो इस समय टीवी के पहले पर्दे पर देखने मिल जाते हैं, जो आपके क्लास से निकले हो या आपके नाट्य विद्यालय से निकले हो? बॉम्बे में कभी उस तरह से जाना नहीं चाहता था, लेकिन अनुपम खेर ने जब अपना एक्टिंग स्कूल शुरू किया, एन एक्टर्स प्रिपेयर, तो 2005 में मैं उसका पहला प्रिंसिपल बन के बॉम्बे गया था। और उस इंस्टीट्यूट से निकली हुई हैं दीपिका पादुकोणे और महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट, ये सब उसी संस्थान से निकले हुए हैं। जिस नाटक को लेकर आप बालाघाट पहुँचे और नाटक को लेकर जिन नए नए बच्चों को आपने नाटकीय विधा सिखाई है, आपको क्या दिखता है इनमें? भविष्य दिखता है नाटक के प्रति आगे बालाघाट में? बिल्कुल है, भविष्य है और बहुत उज्जवल भविष्य है। मैं अभी बच्चों से बात भी कर रहा था कि यहाँ जो लाइब्रेरी है उसमें जाके रोज़ 1 घंटा बैठें। और मैंने महेंद्र मेश्राम जी से कहा है कि आप शनिवार या इतवार को 1 घंटे का एक लाइब्रेरी पीरियड बच्चों को दें, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? सिर्फ स्कूल की क्लास करके टिफिन खा के घर जाने से कुछ नहीं होगा। किताबों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये गोंड राजाओं के ऊपर मैं नाटक करने आया हूँ, ये उन्हीं का इलाका है, लेकिन इन बच्चों में से किसी को मालूम नहीं था कि ये उन्हीं के इलाके के हैं। तो ये पढ़ने से ही मालूम चलता है। जिनके प्रयासों से आप बालाघाट तक पहुंचे हैं, आईएएस मुकेश मेश्राम, जिनके स्कूल में आज ये नाटक हो रहा है, उनके बारे में 2 शब्द बताएंगे? आप मिले होंगे पर्सनली। मुकेश जी जो हैं बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हैं और उनका एक सपना है कि बोरी गांव जहां वो पढ़े हैं, और वो बाद में भोपाल में एमएससीटी से इंजीनियरिंग की उन्होंने, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में रहे और फिर यूपी काडर में गए। उनकी कोशिश है कि ये प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन एक ऐसा रूप ले जहां ये एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रतिष्ठान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाए। यहाँ रेगुलर नाटक हो, चित्रकला प्रदर्शनी हो, नृत्य के कार्यक्रम हो, बच्चे पढ़े लिखे यहाँ के और फ्री में एजुकेशन दें। इस तरह का एक बहुत बड़ा सपना है मुकेश मेश्राम जी का। और मुकेश मेश्राम जी जो कर रहे हैं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई दूसरा आईएएस ऑफिसर कर रहा हो मुझे मालूम नहीं। तो ये थे प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक आलोक चटर्जी, जिन्होंने बताया कि बालाघाट से उनका विशेष लगाव रहा है और इसी लगाव के चलते बालाघाट जिले की माटी के ही पुत्र आईएएस मुकेश मेश्राम के सानिध्य में वे बालाघाट तक पहुँचे हैं और यहाँ पर गोंड राजाओं पर आधारित शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के जीवन दर्शन को चरितार्थ करने वाली एक नाटक वीर विप्लवी का कुछ ही देर में यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।